गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल। इसके लेखक थे शिवपूजन साहब। आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाम। इसके लेखक है कमलेश्वर। पाठ पढ़ने से पहले हम एक बार लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और उन्होंने एमए की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कमलेश्वर ने दूरदर्शन पर कार्य किया और उसके साथ साथ महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया और उन्होंने इसके साथ साथ बहुत से पत्र और पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया है, जिनमें प्रमुख है सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और बच्चों 27 जनवरी 2007 को ये दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचना है। नई कहानी आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था उसमें ये मुख्य थे, प्रमुख की इन्होंने भूमिका निभाई थी और इनकी रचनाएं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो रचनाएं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये तो इनकी कहानी संग्रह है। वही बात आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। उन्होंने आत्मकथा, खुद की जीवनी, यात्रा के वृत्तांत, जहाँ कहीं घूमने गए उसके बारे में, और संस्मरण, जीवन की कुछ मधुर घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, ऐसी घटनाओं पर भी उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथा भी लिखी है। बहुत सी पिक्चरों के का और जो टीवी धारावाहिक सीरियल आते हैं उनकी स्टोरी, जो भी कहानी है वो भी इन्होंने लिखी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। इनकी रचनाओं में ऐसा समाज जो जिसमें बहुत अधिक और बहुत ही जल्दी परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है कि आज का महानगरीय समाज है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नगर है, शहर है, जिसमें लोगों में अपनेपन की भावना नहीं होती। वहाँ मनुष्य जीवन अकेला हो जाता है और उस अकेलेपन के दुख को भी यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। बच्चों ये है हमारा लेखक परिचय। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस पाठ के लेखक है कमलेश्वर। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। नाक पर बहुत से मुहावरे भी बने हुए हैं और नाक को मान सम्मान का, इज्जत का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है। इतना ही नहीं है, हिंदी में बहुत से मुहावरे हैं जो नाक से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। नाक कट जाना, इज्जत चली जाना, नाक काटना, किसी की इज्जत खराब कर देना, मिट्टी में मिला देना। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। यहाँ पर इसी मुहावरे को
आगे बढ़ाते हुए उसका बड़े रूप देते हुए और उसको एक व्यंग के रूप में इस जॉर्ज पंचम की नाक के अंदर इस व्यंगात्मक कहानी में बताया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। इन्होंने इस नाक को माध्यम बनाते हुए इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत, जब हमारे देश से अंग्रेज चले गए, अंग्रेज राज्य चला गया, शासन चला गया और हमारा खुद का शासन होने के उपरांत भी हमारी मानसिकता उन्हीं की गुलाम रही। इसी को इसमें बताया गया है कि फिर भी हम उनको जाने के बाद भी उनकी गुलामी करते हैं। उसे इसके अंदर व्यंगात्मक रूप से प्रकट किया गया है, स्पष्ट किया गया है। अपने तथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है। अपने तथ्य में यानी कि इसकी जो पटकथा है बहुत अच्छी है, वो सफल है, सबको पसंद आने वाली है। ऐसी पटकथा वाली ये कहानी पत्रकारिता को भी सार्थक करती है, पत्रकारिता को भी सही साबित करती है। साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। ऐसी पत्रकारिता जो व्यावसायिक हो, बिजनेस से संबंधित हो, उसका उन्होंने विरोध किया है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है कि कमलेश्वर कथाकार ही नहीं है, बल्कि कथाकार में जितने प्रसिद्ध है कथा लेखन में, उतने ही पत्रकारिता में भी ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और यही रूप यहाँ पर इनका हम इस पाठ में देखेंगे। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ने से पहले एक बार इसके मुख्य मुख्य शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है बेसाख्ता। बेसाख्ता है अचानक से, जैसे हमें कोई ऐसी चीज दिखे कि उसको देखते हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, बेसाख्ता अचानक से। नाज नीनो कोमलांगिनी सुंदरिया जिन्हें कहते हैं। खेर ख्वाहो, खेर ख्वाहो है कि किसी की भलाई चाहने वाले, किसी का भला करने वाले खेर ख्वाहो कहलाते हैं। लाटो जिसे कहते हैं उससे पत्थर से बनी मूर्ति, स्टेचू, बुद्ध लाटो कहलाते हैं। दारोमदार दावा करने वाला, वादा करने वाला, जैसे किसी चीज के ऊपर ये दावा कर दे, वादा कर दे कि मैं इसको निश्चित समय में बना दूंगा या ये कार्य कर दूंगा। अचकचाया, अचकचाना का मतलब होता है एकदम से चौंक जाना, घबरा जाना। अचकचाया, चौंक जाना, घबरा जाना। यह है हमारे शब्दार्थ। और अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक और लेखक है कमलेश्वर। हमने लेखक परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा, अब है हमारा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। ये पाठ एक पूरा बुक के माध्यम से न होकर के उसके एक छोटे से हिस्से नाक के बारे में है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी व्यंगात्मक कहानी हमारी घूमती है। इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि हम अभी भी हमारी मानसिकता कितनी गुलाम है, अभी भी हम किस प्रकार से हमारे अफसर लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। उनके लिए उन्हें अपने देश का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, देश के लोगों का, देश के शहीदों का भी कोई ख्याल नहीं है। तो उस बुद्ध पर जो कि जॉर्ज पंचम का था, जो बहुत ही क्रूर शासक थे हमारे देश के लिए, जिन्होंने बहुत बुरा किया, उन्हीं के बुद्ध पर जब नाक नहीं थी तो इंग्लैंड से महारानी भारत आ रही थी बच्चों, तो उस महारानी को के सामने बिना नाक का स्टेचू कैसे रहे, इसके लिए हमारे यहाँ के अफसरों ने, बड़े बड़े लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि हमारे देश के लोगों का हमारे लिए क्या अहमियत है, यहाँ के नेताओं के लिए कितना सम्मान है। उन सबको परे रखते हुए उन्होंने कारीगर को ये इजाजत दे दी कि तुम कैसे भी हो, कुछ भी करो, चाहे जिंदा नाक लगाओ, चाहे किसी शहीदों की मूर्तियों की नाक लगाओ, लेकिन इस पर नाक लगनी चाहिए। तो इस बात का इन्होंने व्यंगात्मक रूप से
खंडन किया है और सबके सामने जो हमारी अवसरवादिता है और जो अवसरों की भ्रष्ट नीति है उसको प्रकट किया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये घटना, ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ प्रथम दूसरी थी और यह है एलिजाबेथ द्वितीय, मैं अपने पति के साथ, मैं मतलब साथ, अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, आने वाली थी। उस समय की ये घटना पर यह कहानी लिखी गई है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोजाना सुबह से जब भी अखबार आता था, न्यूज़पेपर आता था, बस उसके अंदर यही न्यूज होती थी, यही घटनाएं होती थी। केवल वहाँ की सारी चर्चाएं उस अखबार में होती थी कि महारानी आने वाली है, कैसे आएगी, कौन कौन साथ होगा, क्या पहनेगी, कहाँ रुकेगी, ये सारी जो भी बातें थी, चर्चाएं थी, उनको बड़ा चढ़ा करके उसमें लिखा जाता था। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। उन अखबारों में क्या चर्चा आई थी कि लंदन के अखबार में जो खबरें छपती थी कि शाही दौरे के लिए, शाही मतलब राजघराने का जो दौरा है, राजघराने के जो लोग, महारानी, उनके पति और जो भी कोई आने वाले हैं, उनके आने की, भारत आने की क्या क्या तैयारियां हो रही है, वो तैयारियां कैसी चल रही है, वो लंदन के अखबार में छपती और फिर वहां के अखबारों से हमारे अखबारों में छाप दी जाती। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। अब उसमें यह भी छपा हुआ था कि वहाँ का दर्जी रानी की पोशाक को लेकर, रानी की ड्रेस को लेकर बहुत अधिक परेशान था कि अलग अलग जगह जब वो जाएगी तो क्या क्या कपड़े पहनेगी, कैसी पोशाक पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था और उनका जो सेक्रेटरी था या जासूस मतलब जानकारी लेने वाला, एक बार रानी के आने से पहले इन जगह पर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में आकर के यहाँ की जानकारी देने वाला था और वो जल्दी में ही आकर के जाने वाला था। ऐसी खबरें भी आ रही थी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं कि केवल एक हंसी मजाक की बात नहीं थी, बहुत बड़ी महारानी यहाँ पर आ रही थी। जमाना चूंकि नया था, वैसे माना जाए तो समय नया था, लोग नए थे, सब कुछ चल नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले राजा जाते थे, रानियां जाती थी तो उनके साथ लवाजमे, ऊंट, घोड़े, हाथी, पैदल सैनिकों की टुकड़ियां, ये सब होते थे। लेकिन बच्चों ये क्या थी, पुराने जमाने की बात थी। लेकिन नए जमाने में भी इस तरह से बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं आगे हम पढ़ते हैं। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब वो तो लवाजमों के साथ तो नहीं निकल सकते, पैदल सेना के साथ, घोड़ों वाली पे बैठी हुई सेना के साथ में, हाथी ऊंटों के साथ में, इस तरह से जो उनकी सवारी आती थी वो अब नहीं है। तो लेकिन अब किनकी फौज तैयार हो रही थी, वीडियोग्राफी करने वालों की, फोटोग्राफरों की, इन सबकी फौज तैयार हो रही थी। ये सब उनके साथ आने वाले थे ताकि जगह जगह का उनका रिकॉर्ड रख सके। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अब कतरनें चिपकना ये भी एक मुहावरा है। तो इंग्लैंड के अखबार की कतरनें, अर्थात इंग्लैंड के अखबार में जो बात एक दिन पहले छप जाती थी वो दूसरे दिन हमारे अखबार में वैसी की वैसी ही छाप दी जाती थी। तो वो क्या हुआ, उसके बचे हुए टुकड़े, उसकी पुरानी चीज, तो इसलिए उसको कतरन कहा गया है। बची खुचिया जो भी सूचना है वो सूचना हमारे अखबारों में दूसरे दिन दे दी जाती थी कि क्या हो रहा है इंग्लैंड में, कैसी तैयारियां चल रही हैं। कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। क्या घटना छपी, क्या खबर छपी कि उन्होंने यहाँ के दौरे के लिए हल्के नीले रंग का सूट बनाया है जिसका कपड़ा कैसा है, रेशमी कपड़ा है। और वो कपड़ा भी कहाँ से मंगवाया, हिंदुस्तान से ही मंगवाया है। यहाँ के ही कपड़े का सूट बनवा करके वो पहने की यहाँ पर। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है।
और उस सूट की कीमत कितनी है? 400 पौंड, लगभग 400 पौंड कीमत का सूट रानी भारत के दौरे पर पहनेगी। ऐसी सूचना उस अखबार में थी और वही सूचना बच्चों हमारे अखबार में भी दूसरे दिन छाप दी गई थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपना भी एक मुहावरा है कि उनके बारे में पूरी जानकारी, शुरू से लेकर के आखिरी तक की पूरी जानकारी उनके बारे में भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और उनके राजकुमार फिलिप के भी की भी सारी घटनाएं, सारी उसकी बातें सब कुछ अखबार में छापी गई। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। ये तो ठीक है कि रानी की छपी, उसके पुत्र की छपी, लेकिन साथ साथ नौकरों के बारे में भी पूरी जानकारी की, कौन नौकर है, क्या नाम है, कहाँ का है, क्या काम करता है, इस तरह से उसके बारे में भी पूरा छापा गया। बावर्चियों जो खाना बनाने वाले थे उनके बारे में भी, अंगरक्षकों जो रानी के रक्षा करने वाले थे, बॉडीगार्ड थे, उनके बारे में भी बच्चों सारी बातें उसके अंदर छाप दी गई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। शाही महल में यानी कि राजमहल के अंदर रहने वाले कुत्तों के बारे में भी और वहां रहने वाले कुत्तों की भी फोटो है उस अखबार में आ गई कि कौन कौन से कुत्ते थे जो शाही महल में रहते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें अखबार में छाप दी गई थी और उसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा था। बड़ी धूम थी, बहुत धूमधाम मची हुई थी, लोगों में भी, सब में बहुत उत्सुकता थी, बड़े बड़े अफसरों में उत्सुकता थी, बड़ा शोर शराबा था, बहुत शोर शराबा हो रहा था कि रानी आ रही है, रानी आ रही है, इस तरह से बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये भी एक मुहावरा है, लेकिन शंख बजना, बातें वहां हो रही थी और सुनाई यहाँ दे रही थी। जैसे शंख यहाँ बजे, आवाज दूसरी जगह जाती है, वैसे ही वो शंख रानी के आने की तैयारियां, बातें इंग्लैंड में हो रही थी और उसका ध्वनि, उसकी आवाज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। अर्थात वहाँ की गूंज के बारे में वहाँ के अखबारों में छपता और वहाँ से हमारे यहाँ के अखबारों में आ जाता और सभी लोग उसके बारे में जान चुके थे, सभी लोग उसको सुन चुके थे। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, सब लोग सन हो रहे थे, सब लोगों में सनसनी फैल रही थी, इसलिए खबर आ रही थी तो इससे कि रानी आ रही है, रानी आ रही है, हर सब जगह तहलका मचा हुआ था, सब लोग इसके बारे में बहुत अधिक उत्सुक थे। राजधानी में तहलका मचा हुआ था और पूरी राजधानी के अंदर, राजधानी दिल्ली में और तहलका शोर शराबा हो रहा था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। ये तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 का, क्योंकि उस जमाने में 5,000 का सूट पहन करके पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ खास इंतजाम होना चाहिए, उसके स्वागत के लिए खास तैयारी तो होनी ही चाहिए। इस तरह से हमारी मानसिकता को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से हमारे लोगों के बारे में तो जानकारी कम दी जाती है, लेकिन बाहर के लोगों के बारे में कितनी ज्यादा जानकारी दी जा रही है, एक एक चीज को दर्शाया जा रहा है, आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए कि कुछ ही नहीं, थोड़ा ही नहीं, बल्कि महारानी के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, ऐसी लोगों की सोच थी। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, जिसके बावर्ची, इसके खाना बनाने वाले भी इतनी वीर योद्धा है कि जब पहला महायुद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेना, जान हथेली पर लेना मुहावरे का अर्थ है जान की बाजी लगा देना, अर्थात अपने मरने की कोई चिंता न करके वीरता पूर्वक लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत की क्या कहने, और उनकी शान तो बहुत अधिक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और वही रानी दिल्ली आ रही है और ऐसी वो जो रानी थी वही रानी यहाँ दिल्ली भी आ रही है अभी, तो उनका स्वागत में तो कुछ खास इंतजाम होना ही चाहिए। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वैशाखता मुंह से निकल गया। नई दिल्ली ने मानो अपनी ओर देखा और अचानक से वैशाखता, अचानक से दिल्ली के मुंह से क्या निकल गया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कि वो हमारे घर आए तो ये तो हमारे ऊपर खुदा का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी दया है।
कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी तो हम उस महारानी को देखते हैं और कभी हमारे घर को देखते हैं। अर्थात वो तो इतना महंगा सूट पहन के आई, इतनी महान महारानी, और हमारे घर की, हमारे दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसा दिल्ली ने के मुंह से मानो अचानक से निकल गया। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। और जब सबको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, सड़कें गंदी पड़ी है और दीवारें भी गंदी है, तो देखते देखते किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वहाँ का कायापलट होने लगा। साफ सफाई, रंग रोगन का काम होने लग गया। कायापलट होना, एकदम से परिवर्तित हो जाना, परिवर्तन कर देना। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं देखा। और कमाल तो ये बात थी कि किसी ने किसी से भी नहीं कहा कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए, या दीवारों पर रंग रोगन होना चाहिए, सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा किसी ने किसी को आदेश नहीं दिया, लेकिन ये काम अपने आप ही होने लग गए। जिनको इनकी जो लोग ये काम करते थे, वो सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, लग गए। किसी ने किसी को नहीं कहा, देखा, पर सड़कें जवान हो गई। किसी ने किसी को देखा भी नहीं, लेकिन सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। सड़कें जवान होने का मतलब एकदम से जो टूटी फूटी सड़कें थी उनकी मरम्मत हो गई, उन पर डामर डाल दिया गया और बहुत ही साफ स्वस्थ हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और सड़कें जो बूढ़ी बूढ़ी सी लग रही थी, टूटी फूटी सी लग रही थी, वो एकदम से चमकने लग गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, और जो इमारतें थी, बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी, उन्होंने कोमलांगी दुल्हनों की जैसे, कोमलांगी युवतियों की जैसे श्रृंगार किया। अर्थात उनका भी रंग रोगन हो गया, सजावट हो गई और दीवारें भी बहुत सुंदर लगने लग गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। ये सब तो हो गया, सब साफ सफाई हो गई, दिल्ली में सजावट हो गई, सब कुछ काम हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सबके सामने आ गई थी, जिससे सभी लोग बहुत अधिक परेशान हो गए थे। वो मुश्किल है, वो मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। कि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी परेशानी थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली के अंदर सब चीजें थी, सब काम व्यवस्थित रूप से हो रहा था, सब कुछ काम आराम से हो जाने की सबको उम्मीदें थी, क्योंकि सब लोग लगे हुए थे काम करने में। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी जॉर्ज पंचम के लाट की नाक, जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने, देश के जो वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उस समय काट ली थी। और अब इनको वो नाक, उस लाट पर जो नाक नहीं थी, हमारे यहाँ के बड़े अफसर थे, उन्हें बिना नाक की लाट अच्छी नहीं लग रही थी। ईरानी आएगी तो क्या कहेगी, इसलिए उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय था बच्चों, क्या था, जॉर्ज पंचम की नाक, कि किस प्रकार से जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाई जाए। ये सबसे बड़ा परेशानी का सवाल था। नाक कहाँ से लाए, किस प्रकार से लगाए, क्या करे। और ये बात सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत, परेशानी बन गई थी, क्योंकि दिल्ली में सब चीजें थी, सब कुछ था, नहीं थी तो क्या नहीं थी, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस तरह से सभी लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक ने मुसीबत में डाल दिया था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान, कहानी है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी कहानी है इस नाक की भी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत शोर शराबे हुए थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, और किसी जमाने में इस नाक के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव दिए थे, चंदा भी इकट्ठा कर लिया था, पैसे भी जमा कर लिए थे, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे और कुछ नेताओं ने उस समय भाषण भी दे दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी और लोगों में आपस में बहुत तगड़ी बहस हुई थी, बहुत जोर जोर से आपस में विचार विमर्श हुआ था, सबने जो अपना अपना सवाल रखा था, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे और ये सारी घटनाएं अखबारों में छपी थी, सारी बातें पन्ने के पन्ने इन घटनाओं से लाल हो गए थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक
रहने दी जाए या हटा दी जाए। इस तरह की बहस थी। लोग ये बहस कर रहे थे, आपस में ये चर्चा हो रही थी कि नाक को रखे या हटा दे। कुछ लोग तो चाहते थे कि नाक रहे और कुछ लोग चाहते थे कि इन्होंने हमारे देश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं और सबको अपमानित किया है, तो इनके लाट पर नाक रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में। जैसे राजनीतिक आंदोलन होता है, कहीं भी कोई भी घटना होती है तो बहुत से लोग, अभी भी आप बहुत सारे ऐसा कुछ न्यूज में सुन रहे होंगे कि कोई एक पार्टी किसी बात का पक्ष लेती है तो दूसरी उसका विरोध करती है। तो वैसे ही उस समय हो रहा था, कुछ लोग चाहते थे कि नाक रहे और कुछ लोग चाहते थे कि नाक नहीं रहे। और ज्यादातर लोग खामोश थे और बहुत से लोग क्या थे, चुपचाप थे। वो ना तो कहते थे कि नाक रहे और ना कह रहे थे कि नहीं रहे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब जो चुप थे उनकी शक्ति, ताकत दोनों तरफ थी। पता नहीं वो किस तरफ अपना मत दे, क्योंकि अभी वो चुपचाप थे, इसलिए किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा कमजोर है। यह आंदोलन चल रहा था। इस तरह से आपस में लोगों में ये चर्चाएं चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे नाक को हटाने के लिए या नाक को रखने के लिए। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। अब दूसरे दल को ये था, जो जॉर्ज पंचम की नाक रखने के पक्ष में थे, उन्हें ये था कि कहीं ये लोग चुपचाप में ही नाक काट नहीं ले, इसलिए उन्होंने वहां पर हथियार बंद पहरेदारों को हथियार देकर के तैनात करना वहां पर लगा दिए गए थे। 24 घंटे उस नाक की सुरक्षा के लिए वहां पर पहरेदार लगा दिए गए थे। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, मजाल की क्या हिम्मत, किसी की कोई हिम्मत नहीं हो सकती थी कि उस नाक तक वो लोग पहुंच जाए और नाक को काट ले, क्योंकि 24 घंटे पहरेदार वहां पर रहते थे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर ऐसी नाक थी। और जिस तरह कि ऐसे बहुत सारे लाट लगे हुए थे जिन पर नाक लगी हुई थी, जो कि अंग्रेजी शासकों के थे। और उन अंग्रेजी शासकों को हमारे यहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए बहुत सी ऐसी नाकें वहां पर थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। और जिन लाटों की नाक तक लोगों के हाथ पहुंच गए, अर्थात जिन लाटों की नाक को लोगों ने हटा लिया था, उन्हें शानो शौकत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ में अजायब घर में पहुंचा दिया गया था कि जहाँ पर म्यूजियम है, यहाँ लोग देखने जाते हैं, वहाँ उनको उतार करके रख दिया गया था। क्योंकि क्या किया, लोगों ने उनकी नाक काट ली थी, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, और कहीं कहीं पर तो शाही लाटों की जो राजसी लाट है, अंग्रेज शासकों की लाट थी, उनके लिए आपस में गुरिल्ला युद्ध होता रहा। आपस में वो लोग लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। उसी जमाने में ये हादसा हुआ और उसी समय ऐसी घटना घटी, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। ऐसे हादसा हुआ, ऐसी दुर्घटना हुई कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई थी, उसकी नाक अचानक से गायब हो गई। जबकि सब 24 घंटे के पहरेदार वहां लगे हुए थे, लेकिन फिर भी नाक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह थे, ना पहरेदार भी जिनके पास हथियार थे वहीं पर थे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त भी लग रही थी, चारों ओर लोग गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक की लाट, जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट में जो जॉर्ज की लाट थी उसकी नाक चली गई, लोगों ने काट ली। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी कि लाट पर नाक नहीं थी और रानी आने वाली थी। रानी आए और नाक न हो, कि रानी आए और इस लाट पर नाक न हो, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है। एकाएक परेशानी बढ़ी, एकाएक जो बड़े अफसर थे सरकार के, वो परेशानी में आ गए, बहुत परेशान हो गए। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, बड़ी सरगर्मी चहल पहल शुरू हो गई।
बातों की चर्चा होने लग गई, सब लोग आपस में चर्चाएं करने लगे, बातें करने लगे। देश के खेल खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई। जो देश के भलाई चाहने वाले थे, अर्थात दिखाने के लिए भलाई चाहने वाले लोग थे, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाई गई, उनकी सभा बुलाई गई, उन्हें इकट्ठा किया गया और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। और उनके सामने ये सवाल रखा गया, ये बात रखी गई कि क्या किया जाए। कौन सा मसला था बच्चों? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक। अब क्या किया जाए, किस तरह से ये मसला या ये सवाल हल हो। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। वहाँ जितने भी अफसर लोग थे, जितने भी लोग थे, वो इस बात से सहमत थे, इस बात को मानते थे कि अगर इस लाट पर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, अर्थात हमारी भी इज्जत चली जाएगी, हमारा भी सम्मान नहीं रहेगा, महारानी के सामने हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, बहुत बड़े स्तर पर मशवरे हुए, बातचीत की गई, सलाह मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए। खरोचना बहुत जोर देना, दिमाग पर बहुत जोर दिया गया ताकि कुछ सोच सके, कुछ बात समझ में आ सके। और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी हो। इस तरह से तय किया गया, ये बात सोची गई कि हर हालत में कैसे भी हो इस पर नाक का होना बहुत ही जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। जब ये बात तय हुई तो ये तय होते ही एक मूर्तिकार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ये आदेश दिया कि फौरन दिल्ली में आ जाओ, उपस्थित हो जाओ, हाजिर होना, उपस्थित होना कि फौरन तुरंत ही दिल्ली में आ जाओ। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार वैसे तो बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने वाला था, लेकिन बच्चों क्या था? पैसों से लाचार था, अर्थात उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। आते ही उसने जो शासक थे, हुक्काम शासक, बड़े बड़े शासक थे हमारे देश के, राज करने वाले थे, उनके चेहरे देखे, उनकी शक्लें देखी जो कैसी थी? उतरी हुई थी, बहुत उदास थे, अजीब परेशानी थी और उनके चेहरे पर बहुत ही अजीब प्रकार की परेशानी झलक रही थी। उन चेहरों पर कुछ लटके हुए थे, कुछ एकदम से लटके थे, बिल्कुल मुरझाए हुए से थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। बदहवास सुना घबराए हुए से, और कुछ तो बहुत अधिक घबराए हुए से थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार के आंखों में आंसू आ गए। बेचारा जो पैसों से लाचार था, बहुत गरीब था, ऐसा कलाकार मूर्तिकार ने जब उनकी ऐसी हालत देखी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी हालत देखकर बच्चों को कलाकार भी दुखी हो गया। तभी एक आवाज सुनाई दी, तभी उसने एक आवाज सुनी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम को नाक लगानी है। ये वहाँ के शासकों ने उस मूर्तिकार को आदेश दिया, उसको बताया कि इस मूर्ति की नाक हमें लगानी है। शासकों ने मूर्तिकार को लाट पर नाक लगाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने जब सुना और जवाब दिया, मूर्तिकार ने उनकी सारी बात सुन ली और उसने जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट का वो कहाँ बनी थी। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे ये पता चलना होना चाहिए कि ये लाट कब बनी थी और कहाँ बनी थी। इस बारे में मुझे सब जानकारी होगी तो लाट पे नाक लग जाएगी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था और इस लाट के लिए जिससे ये लाट बनी है, वो लाट बनाने के लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था, कहाँ से लाया गया था, कौन सा पत्थर था, ये सारी जानकारी मुझे हो जाएगी तो इस पर नाक आसानी से लग जाएगी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा, ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सारे जो शासक थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ ताका, मतलब एक दूसरे की ओर देखा और नजरों में एक दूसरे से कहा कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, सब एक दूसरे पर वो जिम्मेदारी डाल रहे थे कि ये काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
फिर मसला हल हुआ, ये सवाल हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और फिर इस बात का फैसला किया गया कि क्लर्क से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्होंने क्लर्क को फोन किया। इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया और क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने का वो काम सौंप दिया गया कि तुम इस बात की पूरी छानबीन करो कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और जो पुराने विभाग की फाइलें थी उन फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरना मतलब उस फाइलों को खंगाला गया, उनसे जानकारी प्राप्त की, पर कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। जब क्लर्क वापस आया तो कमेटी जो उन सदस्यों की सभा थी जहाँ मीटिंग होती थी, उनके सामने उसने घबराते हुए डरते हुए कहा, सर मेरी खता माफ हो, कि सर मेरी खता गलती माफ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, कि फाइलों ने सब कुछ हजम कर लिया, सब पचा गई है, सब खा गई है, सब पचा गई है। अब फाइलें कैसे हजम करेंगी? मतलब बहुत पुराना जो लिखा हुआ था वो सब मिट चुका था या फाइलों के पन्ने गल चुके थे, तो इस प्रकार से फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। ऐसा उस बाबू ने, उस क्लर्क ने हुक्कामों की सभा में आकर के उनसे माफी मांगते हुए बच्चों कहा। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। हुक्काम जो अफसर थे, शासक थे, रूलर थे, वो बहुत अधिक उदास हो गए। उदासी के बादल छाना, बहुत अधिक उदास हो गए। एक खास कमेटी बनाई गई, एक खास जो जिसे कहते हैं कि सभा मीटिंग करने के लिए या कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी, समिति बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया और उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि जैसे भी हो ये काम होना चाहिए, कि जैसे भी हो किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति से जैसे भी हो ये काम होना चाहिए। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगनी चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है और इस नाक को लगा देने की जिम्मेदारी आप पर है। दारोमदार होता है किसी भी कार्य को करने की जिम्मेदारी, दारोमदार होता है किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेना, कार्य को पूरा करना। तो ऐसा कहा गया, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। किस पर? उस समिति के सदस्यों पर, कमेटी के सदस्यों पर। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। मूर्तिकार ने ये जो भी मसला था, जो भी कार्य था, उसको हल कर दिया, उसका सुझाव दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो मैं परेशान मत होइए, कि आप परेशान मत होइए। अगर आपको किस किस्म का पत्थर है ऐसा पता नहीं चला तो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, मैं इसका भी हल निकाल लूंगा। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, हर एक एक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा और वहां जाकर इस तरह का पत्थर ही ढूंढ करके लाऊंगा। हर पहाड़ पर, हर जगह पर मैं जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा ही पत्थर खोज करके लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। कमेटी के सदस्य जो बहुत अधिक घबरा हुए थे, उनकी जान में जान आ गई, अर्थात उनकी घबराहट बच्चों थोड़ी कम हो गई। उन्हें लगा कि अब ये काम हो जाएगा। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। जो उस सभा का, उस कमेटी का सदस्य था, उसने बड़े ही गर्व के साथ कहा, जाते हुए बड़े ही गर्व के साथ कहा कि ऐसी क्या चीज है, अर्थात ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो हमारे देश में नहीं मिल सकती, अर्थात हमारे देश में सभी चीजें मिल सकती हैं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। ये हर चीज है जो इस देश के गर्भ में छिपी हुई है, इस देश में छिपी हुई है। जरूरत खोज करने की है कि हर चीज इस देश में है, बस उसे आवश्यकता उसको ढूंढने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। वो खोज करने के लिए हमें क्या करना होगा?
मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, इस मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा, और जो जमाना है आएगा, आने वाले समय में लोग बहुत अधिक खुश होंगे, खुशहाल होगा, खुशी भरा वातावरण होगा। इस तरह से वो गर्वपूर्वक बोलने लगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, और उसने जो ये 2-4 लाइनें बोली, तुरंत ही अखबारों में वो बात छप गई कि ऐसा उन्होंने बोला कि कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे देश में नहीं मिल सकती, हमारे देश में सब चीजें हैं, बस ढूंढने की आवश्यकता है, और आने वाला समय बहुत ही खुशहाल होगा, लोग खुशीपूर्वक यहाँ रहेंगे। इस तरह से उसके बढ़ा चढ़ा करके बातें बोली, और वो अखबार में उसकी वाहवाही के साथ, तारीफ के साथ छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्रकारों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों पर और पत्थरों की खान का जो दौरा करने, उन्हें देखने के लिए चला गया। कुछ दिन बाद वो हताश होता, और बच्चों थोड़े दिन बाद वो घूम-घाम कर आया और हताश होता है, निराश। वो निराश ही वापस आ गया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत होता है बेचारगी, बेबसी। उसके चेहरे पर बेचारगी, बेबसी बरस रही थी, बेचारगी दिखाई दे रही थी। उसने सिर लटकाकर खबरती, उसने सिर झुका करके वो सूचना दी जो कार्य वो करके आया था। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है, ये पत्थर विदेश से मंगाया गया है, विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। गुस्से में आकर के कहा सभापति ने कि लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने गुस्से में आकर कहा कि लानत है आपकी अकल पर, कि आपकी अकल पर, आपकी बुद्धि पर धिक्कार है। लानत है, धिक्कार है कि विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। हमारे देश में विदेशों की सारी चीजें मिल जाती है, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज और सब मिलता है। और हिंदुस्तान में बाल डांस भी मिल जाता है, फिर पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ये पत्थर भी हिंदुस्तान में ही मिल सकता है। मूर्तिकार चुप खड़ा था, मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था और डरा हुआ सा था। गुस्से से भरी बातें सुन रहा था, घबरा रहा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, एकदम से उसकी आंखें चमकने लगी, मानो उसे कोई उपाय सूझ गया हो, उसे कुछ समझ में आ गया हो। इस तरह से उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। लेकिन शर्त यह है, ये बात अखबारों में न छपे, अखबार वालों तक इस बात की सूचना न जाए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। उसकी बात में जब सकारात्मक सोच आई, उसने कहा कि हाँ हो सकता है, मेरे को एक विचार आया है, तो सभापति भी खुश हो गया। उसे भी लगा कि चलो काम हो जाएगा कैसे भी हो। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। चपरासी को आदेश दिया गया, हुक्म दिया गया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो, और चपरासी ने कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, कि देश में अपने जो नेताओं की मूर्तियां हैं वो भी बहुत सारी है। अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। कि अगर आप इजाजत दे, आपको ये बात अच्छी लगे, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, मूर्तिकार। मूर्तिकार कह रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, और जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, ठीक से इस लाट पर आ जाए, उसे उतार करके लाया जाए, उसे हम उतार कर यहाँ ले आए और यहाँ लगा दें। इस तरह से मूर्तिकार ने डरते हुए अपना विचार सभासदों के सामने रखा। सबने सबकी तरफ देखा, सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सब एक बार तो घबरा गए थे, लेकिन बाद में सब खुश हो गए। सभापति ने धीमे से कहा, सभापति ने चुपचाप धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से
धीमे से तो कहा, लेकिन बहुत ही होशियारी के साथ सभापति ने कहा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल गया कि वो बात सब बथावासी घबरा रहे थे, घबराहट के साथ सभी खुश हो गए। और फिर सभापति ने धीरे से उसको सब की ओर देख करके उसको अपने नेताओं की नाक उतारने के लिए हामी भर दी और बड़ी ही होशियारी के साथ हाँ भरी, ताकि किसी को पता न चल सके। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा और मूर्तिकार फिर पूरे देश पर घूमने के लिए चला गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था और उसने जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसका नाप ले लिया और उस नाप को लेकर चला कि जिस भी लाट पर ऐसे ये नाप ठीक बैठेगा उसी की नाक में उतार कर ले आऊंगा। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा, दिल्ली से बम्बई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावासजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। उसने सबकी नाकें देखी, जो कौन थे, हमारे वीर थे, देशभक्त थे, उनकी नाकें उसने टटोली। नापी और गुजरात की ओर भागा, नापा, नाप लिया, लेकिन किसी की भी नाक उसकी नाक के बराबर नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक सभी की नाक से छोटी थी, अर्थात उन सबका मान सम्मान हमारे लिए जॉर्ज पंचम से बहुत अधिक ज्यादा था। अब वहां नहीं मिली तो गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और इन सबकी, गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को जांचा, परखा, नापा। वहां भी उन्हें उस मूर्ति के बराबर की, लाट के बराबर की नाक नहीं मिली, सारी नाकें उससे बड़ी थी। और बंगाल की ओर चले, गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, इनकी नाक भी नापी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला, पूरी तरह से नापा और जब नाक सही नहीं बैठी, नाप सही नहीं बैठा, तब वो अंत में बिहार की ओर गया। बिहार होता हुआ फिर वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, वहां भी गया, लेकिन वहां भी एक भी नाक उसके बराबर नहीं बैठी। अब वो बहुत अधिक घबरा गया और घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। और मैसूर गया, केरल गया और सब जगह दौरा करता हुआ, सब जगह घूमता हुआ, लाटों को देखता हुआ, उनकी मूर्तियों की नाक को नापता हुआ और पंजाब पहुंचा। पंजाब बच्चों, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, वहां भी उसे वो लाटें भी मिली। आखिर दिल्ली पहुंचा, सब जगह घूम घाम के नाप लेकर के आखिर में वो दिल्ली आ गया और उसने अपनी मुश्किल बयान की और अपनी मुश्किल उसने वहां बता दी। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम आया, सब मूर्तियां देख आया, जितने भी शहीदों की, देशभक्तों की मूर्तियां हैं उन्हें देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया और सबकी नाक का मैंने नाप ले लिया। पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, लेकिन सारी नाकें जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी थी, कोई भी नाक इसके बराबर नहीं थी। अर्थात सभी का सम्मान हमारे देश के नेताओं का जॉर्ज पंचम से बहुत अधिक ज्यादा था, जो इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, सुनकर सभी घबरा गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बनाते हुए आगे कहा। मूर्तिकार ने क्या किया, सब हताश हो गए, घबरा गए और झुंझलाने लगे। और तो मूर्तिकार ने ढांढस बनाते हुए, सबको धैर्य देते हुए, धीरज बनाते हुए आगे कहा। सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां लगी हुई है। शायद बच्चों की नाक की फिट बैठ जाए कि और नाकें सारी बड़ी थी तो शायद बच्चों की नाक की फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा। पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी ही बैठती थी, लेकिन उन बच्चों ने भी हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए उनकी नाकें भी इससे बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं, अब आप बताइए मैं क्या करूं। मैं तो सारे यत्न करके हार गया, लेकिन कार्य भी नहीं हो पाया। राजधानी में सब तैयारियां थी, राजधानी में सारी तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था और
और जो पंचम नाक जो थी उसको रगड़ रगड़ करके मल करके उसका स्नान कराया गया था, रोगन लगाया गया था, रंग रोगन किया गया था, बहुत ही चमका दिया गया था, सब कुछ हो गया था, सिर्फ नाक की सारी तैयारियां हो गई थी। तो क्या नहीं था बच्चों, केवल नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बात फिर बड़े बड़े अफसरों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, फिर सबके अंदर वैसे ही घबराहट मच गई, शोर शराबा हो गया। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब वहाँ के जो जॉर्ज पंचम है उनकी मूर्ति पर नाक नहीं लगेगी तो फिर हम रानी का स्वागत करेंगे, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, रानी का सम्मान हम कर ही नहीं पाएंगे। रानी हमें क्या कहेगी जब बिना नाक की ये लाट देखेगी? तो यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, ये तो क्या हो गया, अपनी बेइज्जती कराने वाली बात हो गई। नाक कटना, अपना सम्मान गंवा देना, सम्मान कम करना, सम्मान नहीं रहना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, लेकिन मूर्तिकार को पैसे चाहिए थे, बहुत गरीब था, उसको पैसों की बहुत अधिक जरूरत थी। इसलिए बच्चों नए नए विचार, नए नए आइडिया वो देने लगा। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, किसी भी प्रकार से वो हार नहीं मानने वाला था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में खोला, एक हैरत अंगेज ख्याल, आश्चर्यजनक विचार, सबको आश्चर्य में डाल देने वाला विचार उसके दिमाग में कोंधा आया, विचार उत्पन्न हुआ और उसने पहली शर्त दोहराई। तो बच्चों पहली बार उसने क्या कहा था कि सब किसी को अखबार में बात नहीं जानी चाहिए, वो सारे गेट बंद कर लें। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए, फिर से दरवाजे वैसे के वैसे बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। मूर्तिकार ने अपनी नई जो विचार था, जो नई योजना जो उसके दिमाग में आई थी, वो सबके सामने बता दी। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, वैसे कि नाक लगाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मेरी राय है क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, कि नाक लगाना बहुत अधिक जरूरी है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है मूर्तिकार। इसलिए मेरी राय है, इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से किसी एक जीवित हिंदुस्तानी की नाक काट करके यहाँ पर लगा देनी चाहिए, इस मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ऐसी बात उसने मूर्तिकार ने कही। मूर्तिकार की बात जैसे ही सबने सुनी, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सभी लोग चुपचाप हो गए, शांत हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। थोड़ी देर सब चुप रहे और फिर सभापति ने, जो उस सभा का नेता था, उसने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। जब सबको परेशान देखा तो वो क्या, भुलचक्का हो गया, घबरा गया और चौंक उठा एकदम से और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? धीरे से बोलता है कि आप क्यों घबरा रहे हैं? ये काम तो मेरा है, इसका जिम्मा मेरा है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, कि नाक तो मैं चुन लूंगा, मैं नाप ले लूंगा, मैं कर लूंगा सब। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, मुझे तो केवल आपकी इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। सब आपस में धीरे धीरे, बच्चों सबने बात की, कानाफूसी हो ना, चुपचाप आपस में धीरे धीरे बात की गई और फिर मूर्तिकार को जीवित नाक लाने की इजाजत दे दी गई। किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर लाने की इजाजत उसको मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अखबारों में ये सारी बातें कोई भी नहीं छपी, केवल क्या बात छपी कि नाक का मसला हल हो गया है, नाक की समस्या समाप्त हो गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। और जो राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट है, उसकी नाक पर, उसकी लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती, जो नाक लगने से पहले फिर से वैसी की वैसी स्थिति हुई कि वापस कोई ना काट ले, हथियार बंद पहरेदार वहाँ पर तैनात किए गए, लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसे सुखा दिया गया और सुखाकर उसे साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई, जो उसका मिट्टी थी गीली हो गई थी, गंदी सी और सूखा कचरा था, उसको निकाला गया और ताजा पानी डाला गया और उसमें ताजा साफ पानी डाल दिया गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई
लगाई जाने वाली थी वो सूखने ना पाए, ताकि पानी की नमी बनी रहे, तो वो जो जिंदा नाक लगाई जा रही है वो सूखे नहीं, महारानी रहे जब तक, तो सूखे नहीं। इसलिए उसका जो आसपास का जो पौंड बना हुआ था तालाब के चारों ओर, उसमें पानी था गंदा कीचड़, उसको निकाला गया और साफ पानी डाला गया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, लोगों को नहीं थी कि ये किसी जिंदे व्यक्ति की नाक लगने वाली है। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी, ये सब तैयारियां थी जो अंदर ही अंदर चुपचाप में चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था कि रानी आने वाली है, आने वाली है, ऐसे उसका समय पास आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। मूर्तिकार ने जो हल बताया था, समस्या का समाधान बताया था, वो खुद ही बच्चों उससे परेशान था, क्योंकि अब उसने यह उपाय तो बता दिया, सबको आश्वस्त कर दिया, लेकिन जिंदा नाक कहाँ से लाया, इसलिए वो खुद भी परेशान था और घबराया हुआ था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसने कमेटी वालों से, सभा वालों से और मदद मांगी, और सभा वालों ने भी उसको जो भी उसने मांगा सब देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें तो जैसे भी हो कैसे भी हो नाक चाहिए थी, यह उनके इज्जत का सवाल था। वह उसे दे दी। जो भी बात उसने कमेटी वालों से जो भी मदद मांगी जिंदा नाक लाने के लिए, उसको कमेटी वालों ने भरपूर सहायता की, भरपूर मदद दी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन खरा लगने नाक लग जानी चाहिए। लेकिन साथ में यह हिदायत भी दे दी उन्हें। क्या हिदायत थी कि खास दिन किसी भी हालत में, हर हालत में, कैसे भी हो, एक खास मौके पर, ऐसा उसको चेतावनी दे दी गई, ऐसा बता दिया गया जब रानी आए उससे पहले इसके नाक लग जानी चाहिए। और वो दिन आया, वो दिन आ भी गया। जोड़ पंचम के नाक लग गई, जोड़ पंचम के लाट के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जोड़ पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सभी अखबारों में यह खबर छपी कि जिंदा नाक लगाई है, अर्थात ऐसी नाक लगी है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती है, मतलब बिल्कुल सचमुच जीवित व्यक्ति की नाक हो, ऐसी नाक उसके लगाई गई है। और वो वास्तविक नाक लग रही थी, इसलिए अखबारों में ऐसा छापा गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वास्तव में किसी जीवित व्यक्ति की ही ये नाक है। लेकिन अब महारानी आ गई, और महारानी के आने के पश्चात जो भी कोई आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ, लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करनी थी। उस कार्यक्रम का दिन जब भी अखबार छापे गए, जो भी अखबार उस पर छपे, उन अखबारों में एक बात गौर करने की थी, ध्यान देने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। उस दिन उस अखबार में ऐसा कोई खबर नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी कि कोई देश में उद्घाटन किया गया हो, कोई रिबन काटा गया हो, या महारानी के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार किया गया हो। ऐसी उस अखबार में कोई भी घटना खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, किसी ने कोई रिबन नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, और कोई भी सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो, ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, और कहीं पर किसी का स्वागत भी नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी को कोई सम्मान का पत्र भी नहीं दिया गया था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, और न ही किसी हवाई अड्डे पर, स्टेशन पर स्वागत समारोह ही हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, और किसी का नया चित्र, नया फोटो भी नहीं छपा था। बच्चों, इनमें से एक भी चीज, ना तो कोई उद्घाटन की खबर थी अखबार में, ना फीता काटने की खबर थी, कोई सार्वजनिक मीटिंग सभा की खबर भी नहीं थी, किसी का स्वागत हुआ है इसकी खबर भी नहीं थी, कोई सम्मान पत्र भी दिया गया उसकी भी कोई खबर नहीं थी। रानी वहाँ हवाई अड्डे पर आई, उसका स्वागत हुआ, या उसका किसी प्रकार का कोई फोटो अखबार में नहीं था। पहले तो सारी सूचनाएं अखबार में आती थी, लेकिन उस दिन नहीं था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, सारे अखबार खाली थे। किसी में कोई रानी के आने की, आगमन की, स्वागत की, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं थी। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि क्या कारण था कि ये खबर नहीं आई। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी बुध के लिए। केवल नाक तो एक ही चाहिए थी, वो बुध के लिए चाहिए थी, लेकिन ये सारी खबर अखबार में क्यों नहीं थी? तो बच्चों, ये थी हमारी व्यंग्यात्मक कहानी जोड़ पंचम की नाक
और इसमें लेखक ये बताना चाह रहे थे इसके माध्यम से कि मूर्तिकार ने शासकों के कहने पर उस मूर्ति पर जीवित नाग तो लगा दी, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब उन्हें पता लगा कि ऐसा हुआ है तो हमारे देश के अखबारों ने भी रानी का स्वागत का, सम्मान का किसी भी प्रकार से अखबार में खबर नहीं छापी और सभाएं नहीं हुई, अर्थात रानी के आगमन का, रानी के दौरे का हमारे देश में बहिष्कार किया गया। किसी ने भी उसकी का इस प्रकार से किए गए सम्मान को नहीं अपनाया और हमारे देश के लोगों में इस प्रकार से बहुत अधिक गुस्सा था, बहुत अधिक क्रोध था कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटी उसका सभी ने खंडन किया, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए अखबार में ये समाचार नहीं छपे, अखबार खाली थे। ये बच्चों हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। अब आगे हम अगली वीडियो में पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।